जब हम आर्कटिक के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद एक दूर दराज जमा हुआ वीरान कोना, है ना? लेकिन अब ये सोच बदलने का वक्त आ गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये बर्फ से ढकी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। और ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं है, ये एक नई वैश्विक शतरंज की बिसात बन गई है, जहां बड़े बड़े देश अपने मोहरे चल रहे हैं। और जैसे जैसे ये बर्फ पिघल रही है ना, ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है जो बदल रहा है। नहीं, इसके साथ पूरी दुनिया की डायनामिक्स बदल रही हैं। इस पिघलती बर्फ के नीचे नए रास्ते, बेशकीमती संसाधन और बड़े जियोपॉलिटिकल दांव छिपे हुए हैं। तो सवाल यही है कि जब एक जमी हुई दुनिया पिघलती है तो होता क्या है? क्योंकि देखिए, इस पिघलती बर्फ के नीचे मौके भी हैं और टकराव भी। अब दुनिया क्या चुनेगी, एक सुनहरा मौका या फिर एक नया बर्फीला जंग का मैदान? तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक नया महासागर खुल रहा है, फिर वहां छिपी दौलत के बारे में जानेंगे और ये भी कि कौन सा बड़ा खेल वहां खेला जा रहा है। इसके बाद हम इस तरक्की की कीमत पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस जमे हुए रास्ते के नियम कौन बना रहा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव से, एक ऐसा बदलाव जो बाकी हर चीज की जड़ है, एक नए महासागर का खुलना। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये बदलाव हो कितनी तेजी से रहा है। आर्कटिक जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। मतलब ये कि हर 10 साल में करीब करीब 13% समुद्री बर्फ हमेशा के लिए खत्म हो रही है। और इसी रफ्तार ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के कान खड़े कर दिए हैं। और जाहिर है, जहां बर्फ पिघलेगी वहां नए रास्ते और मौके तो खुलेंगे ही। तो अब बात करते हैं उस जबरदस्त आर्थिक खजाने की जो इस बर्फ के नीचे दबा पड़ा है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। अनुमान ये है कि दुनिया की 30% अनदेखी नेचुरल गैस और 13% अनदेखा तेल आर्कटिक में ही है। आपको अंदाजा है ये कितना है? ये सऊदी अरब के कुल तेल भंडारों से भी बड़ा हो सकता है। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर मौजूद नंबर नहीं है। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, बड़े बड़े माइनिंग और एनर्जी प्रोजेक्ट्स तो पहले से ही शुरू हो चुके हैं। ये बस एक झलक है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। लेकिन बात सिर्फ तेल और गैस की नहीं है। एक और बहुत बड़ी वजह है जो आर्कटिक का इतना जरूरी बनाती है, और वो है नॉर्दर्न सी रूट। सोचिए, एक ऐसा नया समुद्री रास्ता जो एशिया और यूरोप के बीच का सफर 40% तक कम कर दे। इससे व्यापार में अरबों डॉलर की बचत होगी। ये ग्लोबल शिपिंग के लिए वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब देखिए, जब पैसा और पावर इतने बड़े दांव पर लगे हों तो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन तो होना ही है। तो चलिए अब समझते हैं आर्कटिक में चल रहे इस नए ग्रेट गेम को। रूस के बदलते रुख से ये खेल साफ दिखता है। 2008 में रूस की स्ट्रैटेजी क्या थी? आर्थिक विकास और शांति, सब ठीक था। लेकिन 2020 आते आते पासा पलट गया। अब पूरा फोकस किस पर है? राष्ट्रीय सुरक्षा, अपनी जमीन पर कब्जा और नेटो का मुकाबला करना। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये सिर्फ कागज पर लिखी हुई बातें नहीं है, बिल्कुल नहीं। रूस ने सोवियत जमाने के अपने मिलिट्री बेस फिर से खोल दिए हैं, वहां नई मिसाइल सिस्टम लगा दिए हैं और अपनी न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जहाजों की फौज को और भी बड़ा कर दिया है। ये तस्वीर उसी मिलिट्री ताकत की एक जबरदस्त मिसाल है। लेकिन रुकिए, इस खेल में सिर्फ रूस अकेला खिलाड़ी नहीं है। एक तरफ अमेरिका है जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के जरिए रूस के दावों को चैलेंज कर रहा है। दूसरी तरफ चीन अपने पोलर सिल्क रोड के साथ एक बड़े प्लेयर की तरह उभर रहा है। और तो और भारत जैसे देश जो आर्कटिक से हजारों मील दूर हैं, वो भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। वो भी रूस के साथ मिलकर नए रास्ते बनाने में लगे हैं। मगर इस सारी दौड़ भाग और तरक्की की एक कीमत भी है। अब बात करते हैं उन बड़े खतरों की जो इस होड़ की वजह से पर्यावरण और इंसानों पर मंडरा रहे हैं। आर्कटिक की जो शांत और खूबसूरत तस्वीर है ना, ये उन खतरों से बिल्कुल उलट है जो बढ़ती एक्टिविटी की वजह से पैदा हो रहे हैं। यहाँ की जिंदगी एक बहुत नाजुक इकोसिस्टम पर टिकी है और अब उसी पर खतरा है। इन खतरों को समझने के लिए MS एक्सप्लोरर जहाज की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कोई मामूली जहाज नहीं था। इसे ध्रुवीय पानी में 250 से ज्यादा बार जाने का तजुर्बा था। मतलब इसे इस इलाके का एक्सपर्ट माना जाता था। इसके बावजूद 2007 में ये जहाज पानी के नीचे एक बर्फ के टुकड़े से टकराकर डूब गया।
अच्छी बात ये रही कि सभी 154 लोग बचा लिए गए, लेकिन ये घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। सोचिए, अगर सबसे अनुभवी जहाज ही सेफ नहीं है तो फिर कौन? और जरा ये भी सोचिए कि अगर उस जहाज का 210 क्यूबिक मीटर तेल समुद्र में फैल जाता तो कितनी बड़ी तबाही होती। और इस तरक्की की एक मानवीय कीमत भी है। आर्कटिक में 40 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 40 से ज्यादा अलग अलग स्वदेशी समुदाय हैं। उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनकी पूरी पहचान, सब कुछ सीधे सीधे वहां के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। और आज वही पर्यावरण खतरे में है। तो इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए सवाल ये उठता है कि आखिर इस नई सरहद को कंट्रोल कौन कर रहा है? इस जमे हुए रास्ते के लिए नियम कौन बना रहा है? देखिए, इन सब चीजों को संभालने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है वो है आर्कटिक काउंसिल। ये देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का एक मंच है, लेकिन इसकी दो बड़ी कमजोरियां हैं। पहली, ये मिलिट्री से जुड़े मामलों पर बात नहीं कर सकती, और दूसरी, हाल के जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से इसका काम लगभग रुका हुआ है। मतलब जो सबसे जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात करने वाला ही कोई नहीं है। हाँ, जहाजों की सेफ्टी के लिए एक जरूरी नियम जरूर है, पोलर कोड। इसे आप एक तरह की सख्त रूल बुक समझ सकते हैं। ये तय करती है कि जहाज कैसे बनेंगे, उन्हें कौन चलाएगा, और सबसे जरूरी कि वो इस नाजुक माहौल में प्रदूषण न फैलाएं। और फिर एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, सार्थक सहभागिता। ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि जो लोग सदियों से वहां रह रहे हैं, उनकी आवाज को सुना जाए, उनकी बात को वजन दिया जाए। विकास से जुड़े फैसलों में उनकी सिर्फ राय न ली जाए, बल्कि उन्हें असली पार्टनर बनाया जाए। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बात का सार है। इसका मतलब है सुनना और मिलकर काम करना, ना कि सिर्फ एक तरफ से अपनी बात थोपना। ये आपसी सम्मान और भरोसे के बारे में है, जहां ज्ञान का लेन देन दोनों तरफ से हो। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। आज आर्कटिक एक दौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता जाता है आर्थिक फायदे और मिलिट्री दबदबे की दौड़ की तरफ, और दूसरा रास्ता जाता है पर्यावरण की रक्षा, वहां के मूल निवासियों के अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तरफ। आने वाला कल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया इन दोनों रास्तों में संतुलन कैसे बनाती है। और जैसे जैसे बर्फ पिघलती जाएगी, ये सवाल और भी जरूरी होता जाएगा।